कैसे हो आप सभी? बताइए। एकदम मजे में। एक बच्चा कह रहा था इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। शाबाश। तुमने जीए पढ़ा शुरू करना है ना, जो थोड़ा और नीचे से शुरू करना है जीए पढ़नी। क्लास फोर्थ फिफ्थ से। और ना, कई बच्चे ना थोड़ा सा मेरी बात को गलत समझ गए कि एल आई सी डब्ल्यू भरना ही नहीं है। एल आई सी डब्ल्यू वो सारे बच्चे जरूर भरना है जिनका 2022 उन्होंने तैयारी की है, जिसमें जिन्होंने जो 2023 के बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने बोला था कि देखो, आप भी भर ही दो अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है। अगर जगह पे आपका टिक मार्क है ना, मैं दो चीजें आपको दे रहा हूँ, इन दोनों जगहों पे आपका टिक मार्क है तो मत भरना। पहला, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, भैया मुश्किल आती है हर एक फॉर्म भरने में। और दूसरा, आप बिगिनर भी हो। अगर दोनों जगह पे टिक मार्क है ना, फिर मत भरना इनमें से एक भी। अगर आपको लगता है कि बिगिनर नहीं हो, भर दो फिर तो। सेम फॉर द एडीओ। एडीओ के लिए तो और भी अच्छे हैं, तो वैकेंसीज के चांसेस हैं। बच्चे पता है क्या है, अभी मैं देख रहा हूँ ना, सब क्या होता है कि अगर कोई यूट्यूब पे अलग बात करता है ना, तो उसके व्यूज ज्यादा आते हैं। आपने ये चीज नोटिस की कि लोगों से हट के बात की है, इसलिए लोग ना अब हट के बात करने लग गए हैं थोड़े से। ठीक है। तो अलग से क्या बात करते हैं भैया, वो सब कह रहे हैं मार्केटिंग वाली जॉब है, ये है वो है ये है वो है। मैंने सुबह भी क्लास में एग्जांपल दिया, भाई तुम्हारे हाथ में तुम्हें लगी है बहुत तेज भूख। बहुत तेज भूख है, सोचो सोचो, इमेजिन करो, बहुत तेज भूख लगी हुई है। और तुम किसी रेगिस्तान में घूम रहे हो, बहुत तेज भूख लगी हुई है। तुम्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दे रहा है दूर कहीं। तुम उस छोटे से ढाबे पे जाके क्या तुम सोचोगे, अरे यार यहाँ पे हाइजीन नहीं है, यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे मेरे हिसाब से खाना नहीं बन रहा। और ये भी पता है कि क्या पता उस ढाबे के बाद पता नहीं कितने किलोमीटर दूर कोई और ढाबा ना दिखे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे तैसे काम तो चला लोगे एक बार। ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तब तुम सोचते हो ना। अब एक सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास नौकरियों की क्या लाइन लगी पड़ी है? क्या कितने, 5 पेपर क्वालिफाई कर लिए कि 3 कर लिए अभी तक? नहीं किए ना। तो हु आर यू टू सिलेक्ट की सर एडीओ उतनी अच्छी जॉब नहीं है? एक बार क्वालिफाई कर लो सारे पेपर, फिर अपने हाथ से सिलेक्ट कर लेना ये वाली लेनी है कि वो वाली लेनी है। समझ गए मेरी बात को? जब तुम्हारे पास ऑप्शन होगा तब सिलेक्ट करना है ना, अभी तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, बिना ऑप्शन के तुम सिलेक्ट कर रहे हो। तो बैलेंस बनाना सीखो थोड़ा स्मार्टली आप। ठीक है। चलो सेशन शुरू करते हैं आज का। ठीक है, एक बार सारे बच्चे बता दो, आवाज अच्छे से आ रही है? क्लियर है? बिल्कुल आवाज बढ़िया सुनाई दे रही है? दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूँ? परफेक्टली? एकदम बढ़िया? एकदम मजे में? शाबाश। ये करो, क्वेश्चन करके दिखाओ स्मार्टली, जल्दी।
देखो यार, अब ये वाला क्वेश्चन ना मैं अभी पोल नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अंदर ना कॉन्सेप्ट है एक बहुत अच्छा, उसको सीखना है। कहते हैं कि एक स्कूल है जिसमें 44.44% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, 33.33% फुटबॉल खेलते हैं, 22.22% बैडमिंटन खेलते हैं, 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जिनमें ओवरलैपिंग है, ठीक है। ऐसे भी होंगे क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे होंगे, जो ऐसे लोग होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे होंगे, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होंगे जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेल रहे होंगे, बैडमिंटन नहीं खेल रहे होंगे, या फिर क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या पता बैडमिंटन ना खेले। अब वो ये कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो ओनली क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते हैं वो 37.5% लेस है उन स्टूडेंट से जो तीनों गेम्स खेलते हैं। समझ रहे हो? बढ़िया। 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली बैडमिंटन खेलते हैं, और वो ट्वाइस है उन स्टूडेंट से जो ओनली फुटबॉल एंड बैडमिंटन खेलते हैं। ये भी सही है। 170 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों तरह के गेम खेलते हैं। देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम, ये आपको बताना है कि ऐसे कौन से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी गेम के अंदर। इस सवाल को समझने के लिए ये तो फील आ गया होगा कि कुछ हटके चीज है, और जो ये हटके चीज है उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं बच्चे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दो चीजों की ओवरलैपिंग भी से भी होता है, तीन से भी होता है, चार से भी होता है, ठीक है। तीनों चारों तरह के होते हैं सेक्शन इसके अंदर, ठीक है। अब मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे आइसक्रीम खाना पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिज्जा खाना पसंद है। तो जिनको आइसक्रीम खाना पसंद है वो इस सर्कल के बीच में आएंगे, इस सर्कल में आएंगे। जिनको आइसक्रीम खाना पसंद है, जिनको आइसक्रीम खाना पसंद है वो इस सर्कल में आएंगे। सही है, बढ़िया। और जिनको पिज्जा खाना पसंद है वो इस सर्कल में आएंगे। पर ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आइसक्रीम और पिज्जा दोनों खाना चाहते हैं, दोनों खाते हैं जो, वो तो इस पोर्शन में आएंगे। वो आइसक्रीम के सर्कल में भी आएंगे, वो पिज्जा के सर्कल में भी आएंगे। तो ऐसा पोर्शन जो आइसक्रीम के पोर्शन में भी हो और पिज्जा वाले सर्कल में भी हो, आइसक्रीम वाले सर्कल में भी हो, पिज्जा वाले सर्कल में भी हो, वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ इस सर्कल को, इस सर्कल को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो हमारा ब्लैक वाला सर्कल है, ठीक है। मतलब इसमें ये सारे वो लोग हैं, क्रॉस का मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हो कि ये वो सब लोग हैं जो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। क्या खाना पसंद करते हैं? आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया। ये आइसक्रीम खाना पसंद करने वाले लोग हैं भाई, जिनको आइसक्रीम पसंद है खानी, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे बसंत ऋतु हो, ये आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ हर तरह के मौसम में ये लोग ऐसे हैं जो पिज्जा खाना पसंद करते हैं। तो जो डॉट्स हैं वो पिज्जा खाने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, पिज्जा खाने वाले लोगों को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। पिज्जा खाने वाले लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रही है डॉट, ठीक है। सही है, बढ़िया है, मजेदार, ठीक है। अब ये पिज्जा खाने वाले लोगों के डॉट, अब पिज्जा वाला सर्कल तो यहां तक एक्सटेंडेड है, यहां पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये भी तो पिज्जा का सर्कल ही है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये सारे के सारे ब्लैक क्रॉस वाले लोग वो हैं जो आइसक्रीम खाते हैं, ये डॉट वाले लोग वो हैं जो पिज्जा खाते हैं, ठीक है। और जो ये बीच वाले पोर्शन में आ रहे हैं ये वो वाले लोग हैं जो दोनों चीजें खाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वेन डायग्राम का लेसन 1 ये कहता है, ठीक है। दिस इज वेन डायग्राम का लेसन 1, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को? अगर कोई पूछेगा आपसे ओनली आइसक्रीम कौन से लोग खाते हैं, तो ओनली आइसक्रीम तो सिर्फ इस रीजन के अंदर है ना बच्चे। देखो ओनली ब्लैक कलर के जो क्रॉस हैं, ओनली क्रॉसेज हैं जो ब्लैक कलर के, वो इस पोर्शन में है, ठीक है। ओनली क्रॉसेज जो है ब्लैक कलर के वो इस पोर्शन में है, ठीक है। तो ओनली क्रॉसेज जो है ब्लैक कलर के अगर वो इस पोर्शन में है सारे के सारे, तो ये ओनली आइसक्रीम वाले लोग हो गए। ये लोग देखो ओनली रेड डॉट सिर्फ इस पोर्शन में है, तो ये ओनली पिज्जा वाले लोग हो गए सारे के सारे। और अगर कोई बोथ की बात करेगा तो वो ऐसे चलेगा। तो मुझे अगर कोई सिमिलरली बोलेगा कि आप वेन डायग्राम आप बना रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि अगर ओनली पिज्जा वाले लोग हैं 40, ओनली आइसक्रीम वाले लोग हैं 55 और बोथ वाले लोग हैं 20, तो मुझे रिप्रेजेंटेशंस करके दिखाओ सारी की सारी। तो मान लो ये डेटा ये आइसक्रीम वालों का है, ये पिज्जा वालों का है। तो ओनली पिज्जा वाले कितने हैं? 40, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये 40 हैं। ओनली आइसक्रीम वाले 55 हैं और बोथ वाले 20 हैं। तो मुझसे कोई पूछे आइसक्रीम खाने वाले कितने हैं, तो आइसक्रीम खाने वाले हैं 55 प्लस 20 यानी कि 75। मुझसे कोई पूछे पिज्जा खाने वाले कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 40 प्लस 20 यानी कि 60, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे सीधा सीधा ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इसी का जो लेसन 2 है, लेसन 2 कहता है कि भैया मान लो तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह के एरियाज हैं हमारे पास,
ठीक है, 3 तरह के। यहां पे वो सब लोग आते हैं, यहां पे वो सब लोग आते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। कौन से लोग आते हैं यहाँ पे बच्चे? यहाँ पे वो सब लोग आते हैं फॉर एग्जाम्पल जो बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक, क्रॉस वाले लोग सारे के सारे कौन से हैं? जो बैडमिंटन खेलते हैं, ये वो वाले लोग हैं। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, सारे के सारे बच्चों के लिए जो भी कॉन्सेप्ट की वीकनेस हो दूर कर देंगे। डीआई में बहुत काम आएगी ये चीज, तो अभी सीख लो, डीआई में दोबारा नहीं बताऊंगा, पहले सीख लो। डीआई में जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि भैया इस चैप्टर में जाके इस क्लास में से जाके देख लो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है, आपको सबको आनी चाहिए। मान लो कि ये सारे के सारे क्रॉस जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस जो है ये सारे के सारे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैडमिंटन खेलने वाले लोगों को। इसमें कौन कौन से है? क्रिकेट है, फुटबॉल है और बैडमिंटन है ना। तो मान लो ये क्रिकेट वाले लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, ये है बैडमिंटन वाले लोग। क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन, ये 3 स्पोर्ट्स हैं जिनके हमें लोगों को कवर करना है। अभी पता क्या, हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, मान लो ये लोग हो गए फुटबॉल वाले, फुटबॉल वाले हो गए लोग ये। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे जो बनाए, मान लो ये बैडमिंटन वाले हो गए सारे के सारे। अब इनमें ओवरलैपिंग भी तो होगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट ही खेलता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्रिकेट खेलने वाला साथ में फुटबॉल भी खेलता हो, फुटबॉल खेलने वाला साथ में कुछ और भी खेलता हो, फुटबॉल खेलने वाला साथ में क्रिकेट खेलता हो या बैडमिंटन खेलता हो। या हो सकता है कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो तीनों तरह के स्पोर्ट्स खेलते हो। ठीक है, ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो तीनों तरह के स्पोर्ट्स खेलते होंगे। फिर तो हर तरह के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि इनके साथ हमारी एक ओवरलैपिंग है, इनके साथ हमारी एक ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग को हमने ऐसे दर्शा दिया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो हमने इनके साथ ऐसे इनको मर्ज कर दिया। अब उनके साथ ये भी तो मर्ज होगा, क्या पता ये भी लोग हों जो इनके साथ कुछ और, इनके साथ मिक्स एंड मैच कर रहे हो। ठीक है, ऐसे भी तो लोग होंगे। ठीक बात है, तो ये पोर्शंस अलग अलग बन के आ गए। आप अगर नोटिस करें, अगर मैं पूछूं ये वाला पोर्शन क्या दिखाता है आपको? ओनली क्रिकेट। ये वो पोर्शन, इसमें ओनली क्रिकेट वाले लोग हैं, तो ये हमें पोर्शन दिखाता है ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। ये जो पोर्शन है ये क्या दिखाता है हमें? ये वाला जो पोर्शन है ये दिखाता है हमें ओनली फुटबॉल। और ये वाला पोर्शन क्या दिखाता है हमें? ये वाला पोर्शन दिखाता है हमें ओनली बैडमिंटन। ठीक है, ये वो पोर्शन है। अगर मैं पूछूं तो ये वाला पोर्शन मुझे क्या दिखाता है? ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मुझे दो तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं। इस पोर्शन को ना मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। पहला तरीका क्या है? इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए मैं लिख देता हूं आपको। मैं एक बार दोबारा मार्क करके दिखाऊं आपको, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को मैं लिख सकता हूं क्रिकेट, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन। मैं आपको इसको ऐसे लिख के दिखा सकता हूं, ये वही चीज है, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन। बट इसके साथ ही मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल। कैसे? अगर मैं लिखूं ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, तब भी यही मतलब है, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल यहीं पे है। ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब भी यही होता है, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन। और या अगर मैं बोल दूं क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन, तो भी यही है, क्रिकेट और फुटबॉल तो आ रहा है पर बैडमिंटन नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन, तो ये वाला पोर्शन है। बट अगर कोई आपको बोलते क्रिकेट एंड फुटबॉल सिर्फ, अ पोर्शन शोइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, ना वो लगाए ओनली, ना वो लगाए ओनली, ना वो लगाए बट नॉट बैडमिंटन, सिर्फ बोलते क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो मतलब वो इस पूरे के पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो 3 चीजें सीखी हमने। अगर वो बोलता है ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, तब भी वो यही पोर्शन बोल रहा है। अगर वो बोले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन, तब भी वो यही पोर्शन बोल रहा है। और अगर वो बोले क्रिकेट एंड फुटबॉल, इसके साथ ना ओनली लगाए ना बट नॉट लगाए बैडमिंटन के लिए, तो ये पूरे के पूरे पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं अब आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूं, उस एक्सरसाइज को आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, सो आपको मैं अलग अलग अल्फाबेट्स दे रहा हूं, यहाँ थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं अल्फाबेट्स लिखने के लिए। मतलब आप समझ गए हैं सारे के सारे एरियाज का। अल्फाबेट जो मैं दे रहा हूं वो दिया है मैंने, ये है ए, ये है बी, ये है सी,
ये है डी, ये है ई, ये है एफ और ये है जी। तो हर एक अल्फाबेट का मुझे मतलब लिख के दिखाओ, जैसे ओनली क्रिकेट है या ओनली फुटबॉल है या फिर ओनली बैडमिंटन है, फिर मैं आपको बताऊंगा, आप बताना मैच आपका हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, मैच करके बताना। देखो मैच करना आप। ए मतलब ऐसे लोग जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। बी मतलब ऐसे लोग जो ओनली फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल वाले, ओनली फुटबॉल वाले लोग। सी मतलब ऐसे लोग जो ओनली बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। ठीक बात है। डी जो है, डी जो है वो कौन से लोग हो गए? डी वाले वो लोग हो गए जो यहाँ पे बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं बट नॉट बैडमिंटन। ई वाले लोग वो हो गए जो बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन खेलते हैं बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन बट नॉट फुटबॉल। और एफ वाले लोग ऐसे हैं जो बोथ फुटबॉल एंड बैडमिंटन खेलते हैं बट नॉट क्रिकेट। वहीं दूसरी तरफ जी वाले लोग कौन से हैं? जो ऑल थ्री गेम्स खेलते हैं। यहां तक सब बच्चों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डी प्लस जी की, ई प्लस जी की और एफ प्लस जी की। पहले बताओ, इतना सब मैच है आपका? इसी डी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन। इस ई को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल ऊपर आएगा, क्रिकेट एंड फुटबॉल। नीचे आएगा ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन, और इधर आएगा ओनली फुटबॉल एंड बैडमिंटन। ठीक है, ऐसा आएगा। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, वही बात है। अब बट नॉट बोथ ये डाल के बट नॉट डालोगे तब भी यही मतलब है, और ओनली डाल दोगे और बाद में बट नॉट चाहे ना डालो उसका भी यही मतलब है, क्योंकि इन दोनों के अलावा तीसरा नहीं होगा ऑब्वियसली अगर इसके आगे ओनली लगा हुआ है तो। अब बच गया डी प्लस जी, ई प्लस जी और एफ प्लस जी। डी प्लस जी, ई प्लस जी और एफ प्लस जी। डी प्लस जी क्या होता है? ये सारा का सारा पोर्शन।
डी प्लस जी होता है ये सारा का सारा पोर्शन, इसमें आता है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बस। बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। इधर आता है एफ प्लस जी, ये क्या होता है, एफ प्लस जी क्या होता है, बोथ फुटबॉल एंड बैडमिंटन। और इधर कितना ये क्या है, ई प्लस जी बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन, बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन। ठीक है, तो अगर कोई बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन की बात करेगा तो सीधा आप डी प्लस जी पोर्शन को ले लोगे। ठीक है, कोई अगर बोथ फुटबॉल एंड बैडमिंटन की बात करेगा, फुटबॉल एंड बैडमिंटन पोर्शन की बात करेगा, मतलब इन दोनों की ओवरलैपिंग की बात करेगा, तो आप एफ प्लस जी ले लोगे। और अगर कोई क्रिकेट एंड बैडमिंटन की बात करेगा तो आप ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ले लोगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी जो इस कॉन्सेप्ट, इस पूरे पूरे सवाल में हमने सीख ली। सवाल के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट ही पूरा कर लिया, सवाल दिखा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही सीख लिया हमने। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और थोड़ा समझते हैं कि ये क्या करवाना चाह रहा है हमसे, और निकालते हैं क्वेश्चन। क्रिकेट, बैडमिंटन एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। अब क्या कहते हैं, 44.44%, यानी कि 4/9, 33.33% को 1/3 भी लिख सकते हैं और 3/9 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एंड 22.22% यानी कि 2/9। ये सब के सब टोटल लोगों की वैल्यू आपको बोल रहा है, मतलब टोटल लोग अगर 9 यूनिट हुए तो उसमें से 4 यूनिट होंगे ऑन ये क्रिकेट वाले लोग, 3 यूनिट होंगे फुटबॉल वाले लोग, और 2 यूनिट होंगे बैडमिंटन वाले लोग। 80 लोग ऐसे हैं जो तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, 80 लोग ऐसे हैं जो तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। फिर कहता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन, ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन, ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन इज 37.5% लेस देन द पीपल प्लेइंग ऑल थ्री गेम्स। ओके, ऑल थ्री गेम्स वाले लोग कितने हैं, थ्री, ये 80 हैं, तो 80 का 3/8 कितना होगा, 37.5% होता है 3/8, यानी कि 30। सो 80 से 30 लेस मतलब 80, देखो ये पूरा का पूरा 80 है ना, सो 80 से 30 लेस। सो मैंने ओनली क्रिकेट में ये पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन बोल दिया ना, आई थिंक मैंने मिस्टेक से। ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा ओनली क्रिकेट एंड बैडमिंटन में। तो वो कहता है कि जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनसे 3/8 लेस, यानी कि 80 से 30 लेस, यानी कि 50 आ गए क्रिकेट एंड बैडमिंटन वाले, ये वाले लोग आ गए 50। सही है, बढ़िया। और फिर क्या कहता है, 60 पीपल, 60 स्टूडेंट्स प्ले ओनली बैडमिंटन, ओनली बैडमिंटन विच इज ट्वाइस, ओनली बैडमिंटन वाले लोग कितने हैं, 60 हैं। अब बच्चे ओनली बैडमिंटन वाले लोग 60 हैं, पर हमने अभी देखा था कि ओनली बैडमिंटन वाले लोग तो थे 2/9, 2/9 ऐसा था क्या, नहीं, यही गलती करते हैं हम। बैडमिंटन और ओनली बैडमिंटन में डिफरेंस है। अगर वो बैडमिंटन कह रहा है तो वो इन सब की बात कर रहा है, और अगर वो ओनली बैडमिंटन कह रहा है तो वो सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा है। ये बात का ध्यान रखना है हमने। कह रहा है विच इज ट्वाइस, ये किसका ट्वाइस है, 30 का, 30 का ट्वाइस है ना, ये 30 का ट्वाइस है ये। तो 30 कौन हो गए, ऐसे लोग जो ओनली फुटबॉल एंड बैडमिंटन खेलते हैं, ऐसे लोग हो गए 30। फुटबॉल एंड बैडमिंटन, ओनली फुटबॉल एंड बैडमिंटन मतलब ये, तो ये लोग आ गए 30। अब बनी थोड़ी सी बात, क्या बनी, अब हमें बैडमिंटन का टोटल पता लग गया कितना है, बैडमिंटन का टोटल पता लग गया कितना है, कितना आ रहा है देखो, 110, 140, 220, तो टोटल आ रहा है 220। बैडमिंटन के टोटल आ गए 220, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है 220, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110, 3 यूनिट की वैल्यू 330, 4 यूनिट की वैल्यू 440। सो 440 जो है वो कौन है, क्रिकेट वाले लोग हैं, 440 क्रिकेट वाले लोग हैं, 330 फुटबॉल वाले लोग हैं, और ये 220 आ गए बैडमिंटन वाले लोग। ठीक है, 90 80 परफेक्ट। उसके बाद कहते हैं 170 लोग ऐसे हैं जो बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। इस बार बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बोला, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल नहीं बोला। तो 170 है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन 170 है। तो 170 में से ये वाला पोर्शन है 80, ये वाला पोर्शन 80 है, तो 80 गया 170 में से, बच गया 90, तो ये वाला पोर्शन आ गया 90। ये भी सही, बढ़िया, खत्म हो गया डेटा सारा। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो कहता है 330 है पूरा सर्कल,
जिसमें से अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, इन तीनों को जोड़ते ही 200 मिल जाएगा। सो 330 में से 200 गया, बच गया 130। ठीक है, इन पूरा का पूरा सर्कल है 440, जिसमें से ये 90, ये 80, ये 50। ठीक है, ये आ गया, तो इनका सम कितना हो गया, 220 हो गया। 220, 440 में से 220 गया, 220 बच गया। अब हमसे सवाल क्या पूछता है वो, हमसे सवाल क्या पूछता है वो, then what is the percentage of students who did not participate in any game। अच्छा, इसमें ठीक है 4/9। देखो, अब हमें ये चीज पता चली थी कि 2/9 जो है ना, 2/9 जो आई थी वैल्यू, ये पूरे स्कूल की थी वैल्यू, ये वाली सारी की सारी आप नोटिस करेंगे ना। तो आपको 4/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बोला था, 3/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बोला था, 2/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बोला था। ठीक है, तो 4/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितना आया था, 440 आया था। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल बच्चे 990 हैं। चाहे आप इससे देख लो, 3/9 330 आया था, 2/9 220 आया था, तो मतलब टोटल बच्चे 990 हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, 990। अब उसमें से कितने लोग खेल रहे हैं कुछ ना कुछ, देखो ये सारा का सारा सर्कल है, ये देखो ये सारा का सारा सर्कल है 440। ठीक है, 440 ये सारा का सारा सर्कल, ये पूरा का पूरा सर्कल है 440। 440 के अलावा कितना है, 130 प्लस 30 प्लस 60, 130 प्लस 30 प्लस 60, तो ये कितना हो गया, 500 और 160, 660। तो 660 लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, 330 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। सो 330 की वैल्यू होगी 330 ओवर 990 इंटू 100, यानी कि 1/3 लोग कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, 33.33% लोग कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज। तो एक सवाल में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको मैंने, और हम सीख भी गए हैं। डीआई वाली फीलिंग आ रही है, ये डीआई है एक तरीके से ये। ठीक है सर, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, जो भी डाउट्स हैं जो भी दुविधा है आपकी दूर हो जाएंगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ पूरे फोकस के साथ, एक बार सुन लो मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, पूरा फोकस मेरी तरफ रख के और सुन लो मेरी बात थोड़ी ध्यान से, एक बार क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक स्कूल है जिसमें 44.44% यानी कि 4/9 स्टूडेंट्स, जितने भी टोटल बच्चे हैं ना उसका 4/9, जितने भी टोटल बच्चे हैं उनका 4/9 क्रिकेट खेलते हैं। जितने टोटल बच्चे हैं उनका 1/3 या फिर 3/9 फुटबॉल खेलते हैं। और जितने टोटल बच्चे हैं उसका 2/9 बैडमिंटन खेलते हैं। तो 4/9 3/9 2/9 की रेशियो क्या आ गई, रेशियो आ गई 4:3:2। ठीक है, ये रेशियो आ गई। तो हमें पता लग गया इनमें से कोई वैल्यू भी निकल जाएगी ना, 4:3:2 की रेशियो निकाल के मैं पूरी निकाल लूंगा, सारी वैल्यूज निकाल लूंगा। ठीक है, वैसा ही कुछ हुआ, हमें पता चला 80 स्टूडेंट्स क्रिकेट तीनों गेम्स खेलते हैं। उसके साथ इसको लिंक किया हुआ था कि इससे 3/8 कम ये वैल्यू है, तो ये भी निकल गई। ठीक है, ये भी निकल गई। फिर आपको ये वैल्यू दी हुई थी और बताया हुआ था कि ये डबल है किसकी, इसकी, तो 60 का आधा 30 हो गया। ठीक है, तो हमने इन सबको जोड़ा ना जब, तो मुझे मिला 220। तो बैडमिंटन वालों की वैल्यू पता लगी 220, तो 2 यूनिट की वैल्यू 220, 1 यूनिट की वैल्यू 110, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 110 330, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 110 यानी कि 440। तो टोटल यहां से हमें पता लग गया कि ये वैल्यू 440 है, ये 330 है और ये 220 है। ठीक है, सही। फिर हमें इस डेटा का भी बता दिया इन्होंने, इस डेटा के साथ भी लिंकेज दे दिया। यहाँ पे इन्होंने 170 टोटल है बहुत क्रिकेट फुटबॉल वाले, तो 170 में से 80 घटा दिया, 90 रह गए। टोटल 440 में से ये तीनों वैल्यू घटाई, ये आ गई वैल्यू, 330 में से ये तीनों वैल्यू घटाई, 130 आ गई वैल्यू, सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर हम इनको इंडिविजुअली काउंट करें ना, 220 प्लस 130 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 90, तो हमें मिलता है 660। तो 990 टोटल बच्चे निकाले हमने, उसमें से 660 बच्चे जो है खेल रहे हैं कुछ ना कुछ, 330 बच्चे कुछ नहीं खेल रहे। 990 बच्चे कैसे निकाले आपने। अब यहाँ पे कहते हैं 4/9 ऑफ टोटल बच्चे, 4/9 ऑफ टोटल बच्चे, 4/9 को अगर मैं 440 से इक्वेट करूं तो टोटल 990 आ जाएगा। 3/9 को 330 से इक्वेट करूं तब भी 990 आ जाएगा। और 2/9 को अगर मैं इक्वेट करूं यहाँ पे 220 से तब भी 990 आ जाएगी वैल्यू। तो टोटल लोग जो है वो 990 ही है, टोटल लोग 990 है। 990 में से 660 लोग कुछ खेल रहे हैं, 330 कुछ नहीं खेल रहे। तो 330 990 का कितना परसेंटेज है, ये सवाल हमने निकालना था। अब आप में से काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, 440 प्लस 330 प्लस 220 जोड़ देंगे, वो गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं जोड़ना होता, क्योंकि जब आप 220 में 330 जोड़ रहे हो ना, तो एक तरीके से ये वाला पोर्शन आप 2 बार गिन रहे हो, ऐसे नहीं गिनते होते। जब आप 440 भी जोड़ रहे हो तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना जो ओवरलैप कर रहा है, आप इनको 2 2 बार गिन रहे हो, 3 3 बार गिन रहे हो, तो वो गलत है। तो इसको बाहर से कभी नहीं गिनते होते, वेन डायग्राम को अंदर से गिनते हैं, ऐसे 220 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 130 ऐसे गिनते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने गिना था, ये पूरा सर्कल हमें पता है 440 है, तो 440 में 130 30 और 60 अलग से गिन लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप गिन सकते हो। तो काउंटिंग हमेशा अंदर से करते हैं, बाहर से नहीं करते। बाहर से करोगे तो ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन 2 2 3 3 बार गिन लोगे आप।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पे हमने बहुत देर लगा दी, बट बात वही है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट हमने बड़ा डिटेल में सीख लिया। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल, हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाला सवाल जिसको कहते हैं, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे वोटिंग के ऊपर। करो, सॉल्व करो। बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है, देखो यार ध्यान से। कहते 1500 पीपल थे इलेक्शन में। कहते कि ना 20% वोट इनवैलिड हो गए उसमें से। ठीक है, 300 वोट हो गए इनवैलिड, बाकी 1200 होंगे वैलिड। ठीक है, बढ़िया, ये हमें दिखाई दे रहा है। फिर कहता है बट आफ्टर सम डिस्कशन द वोट वाज टेकन अगेन। दोबारा वोटिंग ली हुई, 1500 लोगों की दोबारा वोटिंग ली। इस बार कहता है 1/15 इनवैलिड हो गए। 1/15 मतलब 100 इनवैलिड हो गए, बाकी 1400 वैलिड थे। ठीक है, ये बात हमें दिख रही है, क्लियर है। दो सिचुएशंस आपके सामने रख दी। कहता है ड्यू टू रीवोटिंग, ड्यू टू रीवोटिंग द opponents are increased by 100% and the proposal was rejected by a majority of 200% more than the one passed earlier। ठीक है, बढ़िया। तो क्या रहा है, ओपोनेंट्स बढ़ गए। ओपोनेंट्स बढ़ गए जो मतलब एक तरीके से अगेंस्ट थे, वो बढ़ गए, 100% से बढ़ गए। तो कोई रेजोल्यूशन पास होना था और उसके चलते कुछ लोग होंगे जो उसके खिलाफ होंगे, अगेंस्ट होंगे, कुछ होंगे जो फेवर में होंगे। मान लो पहले अगेंस्ट एक्स थे ना, तो अब अगेंस्ट पता कितने हो गए, 100% बढ़ गए। मतलब एक्स थे, तो अब एक्स से यहाँ पे सीधा सीधा कितने बढ़ गए, मैं कहूंगा 2x हो गए। बढ़िया, सही है। फेवर में कितने होंगे, बाकी के 1200 माइनस एक्स। इधर देखोगे तो फेवर में कितने होंगे, फेवर में कितने होंगे यहाँ पे 1400 माइनस 2x। इतने लोग फेवर में होंगे। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद कहता है कि द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी व्हिच वाज 200% मोर देन व्हाट वाज अर्लियर पास्ड अर्लियर, व्हाट वाज पास्ड अर्लियर। जो पहले पास हो गया था अब वो रिजेक्ट हो गया, वो भी 200% ज्यादा मेजॉरिटी से। पहले पास हो गया था मतलब फेवर में ज्यादा लोग थे, अगेंस्ट कम लोग थे। मतलब
इतने से पास हुआ होगा 1200 माइनस एक्स, तो पहले 1200 माइनस 2x से जो चीज पास हो गई थी अब वो रिजेक्ट हो गई, मतलब अगेंस्ट वाले ज्यादा हो गए फेवर से, मतलब 2x में से फेवर वाले घटा दो, 2x माइनस 1400 माइनस 2x प्लस 2x मतलब 4x माइनस 1400 हो गई वैल्यू। अब इतने वोटों से रिजेक्ट हो गई वो चीज जो पहले इतने वोटों से पास हुई थी, ठीक है, और वो वैल्यू 200% ज्यादा है, मतलब एक थी पहले कोई वैल्यू तो उससे 200% ज्यादा, दो ज्यादा यानी कि 3 है अब वो वैल्यू, मतलब इन दोनों की रेशियो 1:3 है। तो 1200 माइनस 2x ओवर 4x माइनस 1400 इज इक्वल टू 1/3। तो 3600 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x माइनस 1400। तो इसको इधर भेज दिया, 5000 आ गई वैल्यू किसकी, 10x की। तो x की वैल्यू आ गई 500, x की वैल्यू आ गई 500। सो हाउ मेनी पर्सन्स वोटेड अगेंस्ट द मोशन बिफोर द डिस्कशन। अगेंस्ट वाले मतलब x की वैल्यू आ गई 500। किसी बच्चे ने निकाला था? कितना सुंदर सवाल था देखो। आज मेंस वाले क्वेश्चन होंगे बच्चे सारे, प्री वाले नहीं हो रहे आज, आज मेंस वाले हो रहे हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा समझो सवाल को। अच्छा पहले समझो, 1500 लोग, कुछ मीटिंग हो रही है, रेजोल्यूशन मान लो कि सिंपल करते हैं कि भाई सोसाइटी में सोलर पावर, सोलर पैनल लगाने कि नहीं लगाने, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो क्या आप चीज होनी है, मान लो सोसाइटी के 1500 लोग बैठे हैं और वो वोट डला है कि सोसाइटी में सोलर पैनल लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर 1500 वोट डाले, तो देखा 20% वोट तो इनवैलिड थे, 20% मतलब 300 वोट इनवैलिड थे, 1200 वैलिड थे। और मान लो उस समय एक्स लोग जो थे वो सोलर पैनल लगाने के अगेंस्ट थे, और 1200 माइनस एक्स मतलब 1200, क्योंकि वैलिड वोटों को गिनोगे सब, तो एक्स में से 1200 में से एक्स घटा दिया, तो 1200 माइनस एक्स मान लो फेवर में थे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो क्या हुआ, वोटिंग दोबारा की गई, वोटिंग दोबारा की गई, इस बार 1/15 वोट इनवैलिड थे, 6.66% मतलब 1/15। 1500 का 1/15 मतलब 100 वोट इनवैलिड थे, तो बाकी 1400 वैलिड होंगे, ये भी सही है। और इस बार पता है क्या कहता है वो आपको, कहता है रीवोटिंग की वजह से ना ओपोनेंट जो थे, मतलब जो अपोज कर रहे थे, जो अगेंस्ट थे, वो 100% से बढ़ गए। मतलब अगेंस्ट जो थे वो पहले एक्स थे, एक्स का 100% कितना होगा, एक्स, तो एक्स बढ़ गए और 2x हो गए इस बार, एक्स बढ़ गए और एक्स में एक्स का इंक्रीज हो गया, तो एक्स में एक्स प्लस एक्स करोगे तो 2x आ जाएगी वैल्यू, बढ़िया। सो अगेंस्ट वाले 2x है, तो फेवर वाले कितने होंगे, टोटल वैलिड 1400 वोट है, 1400 माइनस 2x। पहले तो इतनी बात बता दो, क्लियर है जो आपके सामने रखी मैंने यहां तक की, ठीक है, बहुत सिंपल है। फेवर वाली चीज जो बच्चे देखो, अगर एक्स वोट अगेंस्ट है तो टोटल तो वोट 1200 गिने जाएंगे ना, 1200 में से एक्स अगेंस्ट है तो 1200 माइनस एक्स फेवर में होंगे, ठीक है। अब वो क्या कहता है आपको, अब वो कहता है, क्या कहता है, सुनना ध्यान से बात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय अ मेजोरिटी, प्रपोजल रिजेक्ट हो गया इस बार, मेजोरिटी जो थे रिजेक्ट करने वाले थे इस बार, ठीक है, बाय 200% मोर देन व्हाट वाज पास्ड अर्लियर, पहले पास हो गया था। मतलब पहले जो लोग थे वो फेवर वाले ज्यादा थे, अगेंस्ट वाले कम थे। अब जो लोग हो गए वो फेवर वाले कम है, अगेंस्ट वाले ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि अब वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कब होगा, जब अगेंस्ट वाले ज्यादा होंगे। पहले पास हो गया था, मतलब पहले फेवर वाले ज्यादा थे, ठीक है। अब प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय अ मेजोरिटी, अच्छा, रिजेक्ट हो गया मेजोरिटी के द्वारा, तो कितने लोगों का वहां पे डिफरेंस आया, मतलब कितने ज्यादा लोग थे फेवर वालों से, कितने ज्यादा अगेंस्ट वाले थे, ये निकालना पड़ेगा। तो अगेंस्ट वालों में से मैंने फेवर वाले घटा दिए, मतलब मैंने 2x में से, अब फेवर वाले अगेंस्ट वाले ज्यादा है ना, तो 2x में से मैंने 1400 माइनस 2x घटा दिए, तो 2x माइनस ऑफ माइनस 2x हो गया 4x माइनस 1400। तो इतने लोग तो हो गए 4x माइनस 1400, इतने लोग तो हो गए आपके अगेंस्ट वाले ज्यादा फेवर वालों से, तो इतने लोगों ने ज्यादा वोट किया वहां पे, ठीक है। अगेंस्ट वाले इतने ज्यादा थे फेवर वालों से, कितने, अगेंस्ट वाले सबट्रैक्ट करोगे ना तो 4x माइनस 1400, 4x माइनस 1400 इतने ज्यादा थे अगेंस्ट वाले फेवर वालों से, ठीक है, बढ़िया। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे फेवर वाले ज्यादा हैं अगेंस्ट वालों से, कितने ज्यादा हैं, अगेंस्ट वालों में से फेवर, ये फेवर वालों में से अगेंस्ट वाले घटा दो, 1200 माइनस एक्स में से एक्स घटा दो, तो ये आ गया 1200 माइनस 2x, ठीक है। ये हो गए आपके पहले केस में। तो कहता है प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय अ मेजोरिटी, ऐसे लोग विच वाज 200% मोर देन विच वाज पास्ड अर्लियर, 200% ज्यादा है। जब कोई वैल्यू 200% ज्यादा हो तो मतलब x में 200% ज्यादा यानी कि 2x ज्यादा, यानी कि 3x हो जाएगी वैल्यू। तो x और 3x की रेशियो क्या आती है, 1:3। सो 1200 माइनस 2x और 4x माइनस 1400 की वैल्यू आ रही है 1:3। सॉल्व किया, x की वैल्यू 500 आ गई।
बोलो बोलो बोलो, मजा आ गया, दिमाग के सारे कपाट खुल गए। सर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, मैं बताता हूँ। मान लो एक तरफ एक पार्टी है, पार्टी इलेक्शन पार्टी है, कोई पार्टी, पार्टी वन। एक तरफ कोई दूसरी पार्टी है, पार्टी टू। ठीक है, मान लो इस पार्टी को मिलते हैं 700 वोट, और ये इस पार्टी को मिलते हैं 520 वोट्स। ठीक है, तो पहले वाली पार्टी दूसरे वाली पार्टी से कितने ज्यादा वोटों से जीती है? 180 ज्यादा वोटों से जीती है ना। तो ये 180 निकालने के लिए आपने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला ना। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इस केस में रेजोल्यूशन पास हुआ था तो कितने वोटों से हुआ था? फेवर वाले वोटों में से अगेंस्ट वाले वोट घटा दिए हमने। पहले रेजोल्यूशन इतने वोटों से पास हुआ था, अब रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया, तो वो कितने कितने वोटों से रिजेक्ट हो गया? अगेंस्ट वाले ज्यादा थे, इस बार फेवर वाले कम थे, तो 2x में से 1400 माइनस 2x घटाया, तो इस बार जो प्रपोजल था वो इतने वोटों से रिजेक्ट हो गया। तो इन दोनों की बीच में रेशियो आपको दी हुई है कितनी? 200% ज्यादा। 200% ज्यादा मान लो कोई वैल्यू 100x है, तो 100x का 200% क्या होगा? 200x। तो 100x से 200x ज्यादा यानी कि 300x। तो 100x और 300x की रेशियो क्या हो जाएगी? 1:3 तो हो जाएगी, तो वही 1:3 हमने यहाँ लिखा हुआ। बस खत्म, ओवर। एक और सवाल, बहुत आसान, जल्दी से निपटाएंगे। कहता है पी और क्यू ने एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, 80% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट किया इलेक्शन में। मतलब अगर 100 वोटर्स हैं, 100x वोटर्स हैं, तो उसमें से 80x ने वोट डाला। 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स वोटेड इन द इलेक्शन एंड पी वॉन द इलेक्शन बाय 160 वोट्स। पी को 160 वोट्स मिले हैं। ठीक है, बढ़िया है। पी वॉन द इलेक्शन बाय 160 वोट, 160 ज्यादा वोट मिले हैं। तो कहते हैं इफ क्यू हैड 25% मोर वोट्स देन द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वुड हैव बीन अ टाई। क्या कहना चाह रहा है? 25% ज्यादा वोट मिलते उसको, तो मतलब क्यू को 25% ज्यादा, मतलब अभी 4 वोट मिले, बाद में 5 वोट मिल जाते तो ये टाई हो जाता। अभी मिले मान लो, फॉर एग्जाम्पल उसको 4A वोट्स मिले हैं, 4A वोट्स मिले हैं, अगर 5A वोट मिल जाते तो ये टाई हो जाता, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कुछ भी आप ऐसे नंबर ले सकते हो, टाई हो जाता। टाई हो जाता मतलब इसको 5 मिले, इसको भी 5 मिल रहे होंगे, तभी टाई होगा, तभी टाई होगा। मतलब टोटल वोट्स 10 थे, टोटल वोट्स 10 है। टोटल वोट्स अगर 10 हैं तो पहले जब क्यू को 4 मिले थे तो इसको 6 मिले होंगे, इसको 6 मिले होंगे। और अगर मैं देखूं इसको 6 मिले हैं तो एक तरीके से इसको कितने ज्यादा मिले हैं? 2 ज्यादा मिले हैं। और ये तो कह रहे 160 ज्यादा मिले हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 160, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80। तो 6 + 4, 6 + 4 मतलब यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू आ गई, 10 गुना 80 यानी कि 800।
मतलब 800 लोगों ने वोट डाला है, पर वो तो कह रहा है 80x लोगों ने वोट डाला है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, 20x लोगों ने वोट नहीं डाला है, x की वैल्यू है 10, मतलब 200 लोगों ने वोट नहीं डाला है। वही पूछ रहा है वो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 200, बात खत्म, पैसा हजम। रिपीट कर देता हूँ मैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ बच्चे, ध्यान से सुन लो। P और Q, P और Q, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। कहता है अगर Q को 20, अब देखो P को कुछ वोट्स मिले, Q को कुछ वोट मिले, ठीक है, कुछ इनके टोटल वोट्स होंगे, ठीक है। कहता है P को, Q को जितने वोट मिले हैं ना, उससे 25% ज्यादा अगर मिल जाते हैं उसको, तो मतलब अगर उसको 4x वोट मिले तो 25% ज्यादा, 1/4 ज्यादा, यानी कि x वोट ज्यादा मिल जाते, 5x मिल जाते, तो एक टाई हो जाता। टाई का मतलब वो क्या हो गया, टाई का मतलब हो गया P और Q के बराबर वोट्स, P और Q के बराबर वोट्स, 5x 5x, मतलब टोटल हो गए 10x वोट्स। अब बच्चे टोटल वोट थोड़ी ना बढ़ घट जाएंगे, जितने लोगों ने वोट डाला है उतने ही लोगों ने यहाँ पे, सब सेम रहेगा ना, ऐसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। अगर 10x वोट डाले गए तो 10x ही डाले गए होंगे शुरू में भी, तो 10x में से अगर 4x क्यू को मिले तो बाकी 6x क्यू को, AP को मिले होंगे। मतलब P कितने वोटों से जीता होगा, 2x वोटों से जीता होगा, बट सवाल में तो कह रहा है 160 वोटों से जीता। तो x की वैल्यू आ गई 80, तो 10x की वैल्यू आ गई 800। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। अगर 80% लोगों ने वोट डाला है, 100% में से 80% लोगों ने वोट डाला है, मतलब 20% ने वोट नहीं डाला है। तो 80% की वैल्यू अगर 800 है, तो 20% की वैल्यू 200 ही तो होगी बच्चे, और टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे 1000। हमसे पूछा कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, बोलो, बोलो मेरे भाई। शाबाश, आप फोकस बढ़ाओ थोड़ा सा, और जिनकी पहली क्लास है उनको थोड़ी दिक्कत भी आ रही होगी, ठीक है, परेशान नहीं होना, पढ़ते जाना है। ये भी नहीं करेंगे, ये रेशियो वाले चैप्टर में करेंगे क्वेश्चन, अभी नहीं करेंगे, ये करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करेंगे। किसी का आंसर आया तो प्लीज क्लिक करें, फटाफट से बताएं। बच्चे एक कॉन्सेप्ट है, देखो पहले वो क्या किया, एक शॉप में गया उसने, 1 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपया खर्च हो गया, फिर 2 रुपए की चीज खरीदी, 2 रुपए और खर्च हो गए, फिर 3 रुपए की चीज खरीदी, 3 रुपए और खर्च हो गए, फिर 4 रुपए की चीज खरीदी, 4 रुपए और खर्च हो गए, फिर ऐसे ही 5 रुपए की चीज खरीदी, 5 रुपए और खर्च हो गए, 6 रुपए की चीज खरीदी, 6 रुपए और खर्च हो गए, 7 रुपए की चीज खरीदी, 7 रुपए खर्च हो गए। ऐसे करते 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 ना, उसने 44 रुपीज की चीज खरीदी, फिर 45 रुपीज की चीज खरीदी, ऐसे करते करते उसने कितना खर्चा कर दिया होगा, पहली लाइन में यही लिखा होगा उसने, कि ऐसे खरीदना शुरू किया, 45 रुपए तक खरीदा उसने। तो जब भी ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर्स का आपको सम करना होता है ना, उसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, nn+1/2। क्या तरीका होता है, सम क्या होता है इनका, nn+1/2, ध्यान रखना आप।
अब इसमें n क्या होता है, इसमें n क्या है, 45 वैल्यूज तक है ना, ये 45 वैल्यूज तक है ना ये, तो 45 इंटू 45 प्लस 1 बाय 2, यानी कि 45 इंटू 46 बाय 2, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा 900 और 1035, 900 और 135, इतना सम आएगा। मतलब जब इन्होंने 1 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की चीजें खरीद ली ना, तो इन्होंने कुल मिला के 1035 रुपीज का खर्चा कर दिया है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहता है वो कि उसके पास 845 रुपए और पड़े हैं, बचे पड़े हैं अभी, ठीक है। तो 1035 रुपए वहां खर्च कर दिए, 845 रुपए बचे हुए हैं इसके पास, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से कितना, 1980 रुपीज, ठीक है, 1980 रुपीज हो गए। तो इन दोनों का हमने सम कर दिया, और उस हिसाब से अगर आप देखो 1880, सो नॉट 1900, 1880 रुपीज, तो ये 1880 रुपीज हो गए अलग। कहता है कि 50% ऑफ द अमाउंट ना उसने ग्रोसरीज खर्च करने में चला गया उसके पास, मतलब बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो 50% होना चाहिए, जिसमें से ये और ये दोनों आ गए, मतलब ये 50% ऑफ द अमाउंट है। 1880 किसका 50% होता है, 3760 का 50% होता है, मतलब 3760 रुपीज उसके पास थे। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। मान लो उसके पास टोटल एक्स रुपीज थे, उसने 1045 रुपए खर्च कर दिए, 1045 रुपए खर्च कर दिए 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 45 रुपीज तक की आइटम खरीदने में। 50% ऑफ एक्स, यानी कि x/2 खर्च कर दिए उसने ग्रोसरीज खरीदने में, और अब उसके पास बचे हुए हैं 845 रुपए, ठीक है। तो इन सब का सम जो होना चाहिए वो टोटल पैसा यानी कि एक्स रुपीज के बराबर होना चाहिए। सो ये आ गया आपके पास 1880 प्लस x/2 इज इक्वल टू एक्स। सो x माइनस x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया x/2, दिस इज इक्वल टू 1880, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई 3760 रुपए। क्या क्लियर है, हर एक बच्चे को? बहुत सुंदर सवाल था, ठीक है। जो ये आपको nn+1/2 बताया ना मैंने, वो आपको मैं एक दो एग्जांपल से और समझा देता हूँ। मान लो आपके पास ऐसे नंबर्स हो 1+2+3+4+5+6, ठीक है। इन सब का सम बताना है, कितने हैं नंबर्स, ये 6 हैं। तो nn+1/2 कितना आ जाएगा, 6 गुना 6 प्लस 1 यानी कि 7/2, यानी कि 21 सम आना चाहिए इनका। जोड़ के देखना, 3 3 6 4 10 और 11 21, देखो सम 21 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपने निकालना हो 1+2+3+4+5+6, ऐसे करते 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 +10 तक के नंबर्स का सम, तो ये कितना आ जाएगा, n+1/2, यानी कि 55 सम आ जाएगा इसका। तो ऐसे करते करते आप निकाल सकते हो जो मर्जी चाहो, ठीक है, जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सर 25% और 50% ऑफ द रिमेनिंग होगा, नहीं, उसने टोटल अमाउंट बोला। कहता है वो पहले एक दुकान में गया, उसने 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 45 रुपये करते हुए ये सारी चीजें खरीदी, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया, nn+1/2, 45 × 45 + 1/2, यानी कि 1035। फिर वो जब ग्रोसरीज खरीदने लगा तो उसके पास जो टोटल अमाउंट इनिशियली था उसका 50% खर्च कर दिया, और अब उसके पास 845 बचा हुआ है। तो पहले उसने 1045 खर्च किया, फिर टोटल अमाउंट जो उसके पास था उसका x/2 खर्च किया, अब उसके पास 845 बचा हुआ है, तो सारा पैसा मिला के उसके टोटल अमाउंट के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व किया, आपके सामने है 3760 इज द आंसर। ये करके दिखाओ, करो करो करो।
ये तो आसान है सवाल यार, सब चीजें बड़े आराम से हो रही हैं इसमें तो। सो इनके पास 9900 रुपीज थे और 13200 रुपीज थे। सो ए ने खर्चा किया 22.22% पहले कम्यूटिंग में, मतलब आने जाने में, और 11.11% खर्च किया टिकट्स में। ठीक है, तो इनको इकट्ठा ही ले लो, क्योंकि इन्होंने रिमेनिंग वर्ड का यूज तो यहाँ तक किया ही नहीं है, इसके बाद किया रिमेनिंग वर्ड का यूज, तो इनको इकट्ठा भी ले लो। 33.33%, वन थर्ड हो जाएगा। तो वन थर्ड गया, 3300 गया, 6600 बच गया। यहाँ देखोगे तो 18.18% प्लस 9.09%, तो ये हो गया 27.27%। इन दोनों का सम करोगे तो 27.27%, वो कितना हो जाएगा? 9.09% का 3 गुना, 1/11 का 3 गुना, 3/11। सो इसको 11 से डिवाइड किया, 1200 आई वैल्यू, 3 से गुना किया तो 3600 आई वैल्यू। ठीक है, तो 3/11 ये आ गई वैल्यू। 3600 इसमें से कम कर दोगे तो बच जाएगा 9600। सही है, बढ़िया। ये रिमेनिंग है। इस रिमेनिंग में से कहता है ए ने 16.66% खर्च किया रिमेनिंग में से, और बी ने स्पेंड किया 1/8 रिमेनिंग में से खाने पे। तो इसने 1/6 यानी कि 1100 खर्च कर दिया, इसने 1/8 यानी कि 1200 खर्च कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई 5500, ये वैल्यू आ गई 8400। एट द एंड ए और बी ने कुछ कुछ डोनेशन भी की। इसने 3/11 की डोनेशन की। इसका 3/11 कितना आ जाएगा? 11 से काटोगे और 3 टाइम्स करोगे तो 1500 आ जाएगा। और 31.25%, 5/16 कितना आ जाएगा इसका? 5/16 निकालोगे आप 8400 का, तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो ये कितना आ जाएगा? 2500 और 125, 2625 रुपए का खर्चा कर दिया। सो ये दो अलग अलग एक्सपेंडिचर्स किए। इसके पास रिमेनिंग अमाउंट है 4000 रुपए, और इसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 2400 काटा इसमें से तो 6000, और 225 और काट दिया तो 5775 रुपए आ गई वैल्यू। तो 5775 एक वैल्यू आई, 4000 दूसरी वैल्यू आई। डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 1775। सब डेटा दिया हुआ था, सब बड़े आराम से कैलकुलेट हो रहा था। ये करो, जल्दी करो। परसेंटेज के बिल्कुल हटके सवाल हैं ये, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये सवाल। अगेन अ वेरी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। सो ये क्या है? 3/16 होता है, ये 6.25% का 3 गुना, 1/16 का 3 गुना। ये क्या होता है? 1/12 का 5 गुना, यानी कि 5/12। और ये क्या होता है? 31.25%, मतलब 1/16 का 5 गुना, मतलब 5/16। ठीक है, सो 3/16 प्लस 5/16, ये हो जाएगा 8/16, यानी कि 1/2 प्लस 5/12, तो ये हो गया 11/12। इनको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 11/12। तो 11/12 पेजेस पढ़ लिए इन्होंने, तो बचे कितने? 1/12 पेजेस बच गए, 1/12 पेजेस बच गए। सो उन 1/12 पेजेस को इन्होंने 4 दिनों में पढ़ा है। ठीक है, 4 दिनों में पढ़ा है। तो हर रोज कितने पेजेस पढ़ते होंगे ये? 1/12 का 1/4, कि 1/48 पेजेस पढ़ते होंगे बुक्स के, टोटल पेजेस के 1/48 पढ़ते होंगे रोज। अभी लास्ट के 2 दिनों में 32 पढ़े हैं इन्होंने, मतलब रोज के 16 पेजेस हो गए। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर तैयार है। सो 800 माइनस 32, 768 इज द आंसर। सवाल सिंपल है बट आंसर नहीं आ रही, क्योंकि दिखने में नया सवाल है, तो उसकी वजह से ना एकदम से दिमाग चलता नहीं है फटाफट से।
मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। विकास जी ने क्या किया है, विकास जी ने 3/16 पेजेस पढ़ लिए पहले, फिर 5/12 पेजेस पढ़ लिए, फिर यहाँ पे देखोगे तो 5/16 पेजेस पढ़ लिए। तो इनका सम देखोगे ना, तो देखो 3/16 प्लस 5/16 होता है 8/16, 8/16 मतलब 1/2। इनका सम करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 11/12। तो 11/12 पेजेस पढ़ लिए उसने, बचे कितने, 1/12। मतलब टोटल पेजेस जो है ना उसका 1/12 बचे हुए हैं अभी। ठीक है, जो बचे हुए पेजेस हैं वो रोज उसको 4 दिनों में रोज बराबर बराबर पढ़ता है। तो डेली कितने पढ़ता होगा वो, 1/4। ये जो बचे हुए पेजेस हैं इसका 1/4 डेली पढ़ता होगा। ठीक है, और लास्ट के 4 दिनों में चारों दिन बराबर बराबर पेजेस पढ़ता है, मतलब एक्स 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 रोज बराबर, चारों दिन बराबर बराबर पेजेस पढ़ता है। कहते हैं लास्ट के 2 दिनों में 32 पेजेस पढ़े हैं, मतलब 2x की वैल्यू 32 है, मतलब x की वैल्यू 16, मतलब डेली 16 16 पेजेस पढ़ता है वो। और यही मैंने लिखा हुआ है, डेली 1/4 पेजेस पढ़ता है वो, 16 के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर एज 768। बताओ बताओ बताओ, क्लियर है? कई बच्चे देख रहा हूं मैं जिन्होंने पहले वाली क्लासेस अटेंड नहीं की हुई, उनको आज बड़ी दिक्कत आ रही है समझने में। बच्चे कोई भी क्लास के ना बीच में आप ऐसे आओगे ना, फिर ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। आप पार्ट 1 से देखोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन नहीं बन रहे आज वाले, रखे भी इसी हिसाब से गए हैं कि ना बने। आज वाले तो क्वेश्चन बहुत प्रीमियम वाले हैं ना बच्चे। ठीक है, अभी तो और बहुत सारे प्रीमियम क्वेश्चंस पढ़े हैं, मैं उनको कहीं और फिट इन करूंगा क्लास में, कोई बात नहीं। 18.75% की बात हो रही है, यानी कि 5/16 की, 3/16 की बात हो रही है। सो 3/16 पेजेस पढ़ लिया। फिर आप ऐसे देख लो, पहले दिन इतने पढ़े थे, दूसरे दिन इतने पढ़े थे, तीसरे दिन इतने पढ़े थे। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 91.66%। इतने पेजेस पढ़ लिए। ये क्या होता है एक तरीके से, ये होता है 100% -8.33% होता है। ठीक है, तो टोटल 100% पेजेस थे, टोटल 100% पेजेस थे, इसमें से इतने पढ़ लिए, इतने पढ़ लिए, तो बचे कितने, घटा दो, 8.33% पेजेस बच गए। दिस इज द रिमेनिंग काउंट। सो टोटल पेजेस का 8.33% मतलब 1/12 बचे हुए हैं। ठीक है, 1/12 बचे हुए हैं, सही है। सो बचे हुए पेजेस जो थे ना, जो भी रिमेनिंग पेजेस थे, उनको चारों दिन इन्होंने बराबर बराबर पढ़े हैं। और लास्ट के 2 दिनों में 32 पढ़े हैं, मतलब लास्ट के दोनों दिनों में 16 16 पेजेस हो गए, 16 16 पेजेस हो गए। तो बाकी के दिनों में भी 16 16 ही पढ़े होंगे, क्योंकि चारों दिन बराबर पढ़े हैं। तो मतलब जो रिमेनिंग पेजेस थे वो 64 थे। तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो आप, 64 × 12, 760। कैसे मर्जी कर सकते हो आप, बहुत ही आसान सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया है। ये करो, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, सक्सेसिव सिखा जाएगा आपको ये बहुत अच्छे से, रिवाइज करा देगा सक्सेसिव। कहते 2015 में पॉपुलेशन जो थी वो एक्स थी, फिर 2016 में जाते हुए वो 13.33% बढ़ गई। ठीक है, 2016 में कोई डेटा आया हमारे पास,
उसके बाद 2016 से 17 में जाते हुए वो 7.14% घट गई, ये भी ठीक है। 2017 2017 से 2018 में जाते हुए फिर वो 7.69% बढ़ गई, और 2018 से 2019 की तरफ जाते हुए वो कहता है ये 8.33% घट गई, डिक्रीज हो गई। और अभी जो पॉपुलेशन है वो 34034 है। तो आपने एक्स की वैल्यू बतानी है। तो क्लियरली पहले इतने परसेंट से वैल्यू बढ़ी, बढ़ी हुई वैल्यू इतने परसेंट से घटी, घटी हुई वैल्यू फिर इतने परसेंट से बढ़ी, फिर बढ़ी हुई वैल्यू इतने परसेंट से घटी। तो ये क्लियर सक्सेसिव खेला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है 6.66% का डबल, 1/15 का डबल 2/15, ये होता है 1/14, ये होता है 1/13, और ये होता है कितना, 1/12। तो पहले 2/15 से वैल्यू बढ़ी, 15 पे 2 बढ़ के 17 हो गई, फिर 1/14 से घटी, 14 पे 1 घट के 13 हो गई, फिर 1/13 से बढ़ गई वैल्यू, 13 पे 1 बढ़ के 14 हो गई, फिर 1/12 से घटी वैल्यू, मतलब 12 पे 1 घट के 13 11 हो गई। तो जो लेफ्ट राइट में कट रहा है वो आप काट दो, जो लेफ्ट राइट में कट रहा है आप उसको कैंसिल कर दो, और उसके बाद फाइनल वैल्यू लिख दो। तो 14 से 14 खत्म, 13 से 13 खत्म, और तो कुछ यहाँ पे कट नहीं रहा। तो क्या आया, 17 का 11 गुना यानी कि 187, और लेफ्ट हैंड साइड आया 180। ठीक है, ये आपके सामने है। सो 187 यूनिट्स की वैल्यू आपको, क्योंकि जब आप रेशो निकालते हो ना तो रेशो आती है स्टार्टिंग वैल्यू की और फाइनल वैल्यू की। सो 187 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 34034। तो 17 से काटोगे तो आएगा 1001, ये 11, और 11 से काटोगे तो कितना आएगा, 11 का 9 गुना 99, 11 का 1 गुना 91 आ जाएगी वैल्यू। सो 91 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 91 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द एक्स। 2002 आना था यार, इसको करो 2002, और 11 से काटोगे ना तो ये आपको मिलेगा 11 का 1 गुना 11, 11 का 8 गुना 88, 182 आएगी वैल्यू। ठीक है, 182 आएगी वैल्यू यहाँ पे, और फिर उसी हिसाब से सॉल्व करो आप। 32,400 प्लस 360, 32,760। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू, इसको 182 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, 180 इंटू 182। मजा आया क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था ना, मजेदार सवाल था ना, बढ़िया। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, सुन लो ध्यान से दोबारा से सारे बच्चे। पॉपुलेशन थी स्टार्टिंग में एक्स, फिर वो 13.33% बढ़ी, फिर बढ़ी हुई वैल्यू 7.14% घटी, फिर 7.69% बढ़ी, फिर 8.33% घटी। सो 2/15 बढ़ी, 15 पे 2 बढ़ के 17 हो गई, 1/14 घटी, 14 पे 1 घट के 13 हो गई, 1/13 बढ़ी, 13 पे 1 बढ़ के 14 हो गई, 1/12 घटी, 12 पे 1 घट के 11 हो गई। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, जो कटता था काट दिया, 15 गुना 12 180 से 17 गुना 11 187 हो गई, 180 से 187 हो गई वैल्यू। तो 187 यूनिट की वैल्यू है 34,034, काटा तो एक यूनिट की वैल्यू 182 आ गई, 180 की वैल्यू 180 इंटू 182 यानी कि 32760 आ गई। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक देंगे आपको। देखो मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में 48 है, क्लियरली बोल रहा है वो।
तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। इधर आए हैं 5/12 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स। इधर कितने आए हैं? 93.75% मार्क्स। ये क्या था? 100% माइनस 6.25%, 1 माइनस 1/16, यानी कि एक तरीके से 15/16। तो यहाँ 45 मार्क्स आए हैं। इधर नहीं पता कितने आए हैं। ओवरऑल 48 प्लस 48 प्लस 48 144 है ओवरऑल। और ओवरऑल कहते हैं 56.25% मार्क्स आए हैं। 56.25% मतलब 9/16, 9/16 मार्क्स आए हैं। तो मल्टीप्लाई, इसको 9/16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो ये इन तीनों के सम के बराबर होनी चाहिए। सो 65 देखोगे, घटाओगे इसमें से तो आपको मिलेगा कितना? इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे आपके पास ऑप्शन में। अरे 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 अरे, कमाल कर दिया हमने भी। ये 5/16 बचे, ये 15/16 है, वो 5/16 है, ठीक है। तो 16 का 3 गुना, तो ये 15 मार्क्स आएंगे यहाँ पे। 15 आएंगे तो 60 घटाओगे जब 81 में से तो आपको 21 मिलेगा। 60 घटाओगे 81 में से तो 21 मिलेगा आपको, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, फिर कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जाके वापस आइएगा।
चलिए जी रिज्यूम करते हैं, कुछ और खास सवालों की तरफ मूव करते हैं। एक और आपके सामने सवाल वैसा सा आ गया, वेन डायग्राम वाला। इसको तो बहुत आसान है, मेरे को सिंपल सा लग रहा है, इसमें दो ही दिख रहे हैं मुझे लैंग्वेजेस। निपटाओ निपटाओ फटाफट निपटाओ। यहाँ पे कुछ परसेंटेजेस का इस्तेमाल है जिसमें सबसे अजीब लग रही होगी बहुत सारे बच्चों को, ये 63.63%। देखो 63.63% जो आपको ये दी गई है, ये क्या है? ये होता है 9.09% का 7 गुना, 1/11 का 7 गुना, यानी कि 7/11। तो कहता है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस इज 7/11 लेस देन द पीपल हु स्पीक नीदर ऑफ द लैंग्वेजेस। सो नीदर और बोथ के बीच का रिलेशन है। तो अगर ये 11 है तो ये 11 से 7 कम, यानी कि 4 होगा। पर हमें पता है बोथ लैंग्वेजेस वाले 44 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 44, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना, देखो 4 यूनिट की वैल्यू 44, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की वैल्यू 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11, 11 की वैल्यू 11 गुना 11, यानी कि 121 आ जाएगी, और ये 44 आ जाएगी। टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग है 229। 229 लोगों में से 111 प्लस 44, ये 165 गए, तो कितने बच गए? बच गए 35 और 29, यानी कि 64 बच गए। 64 बच गए, तो 64 बच गए, तो कहता है ओनली हिंदी वाले थ्राइस हैं ओनली इंग्लिश वालों से, मतलब 3:1 की रेशियो है। और 3:1 की रेशियो में 64 को ब्रेक करोगे तो 48 एंड 16 आएगी वैल्यू। तो हमें पता लग गया ओनली हिंदी वाले 48 है और ओनली इंग्लिश वाले 16 है। हमसे पूछा जा रहा है ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश वालों का डिफरेंस, तो वो 32 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो भैया, बोलो ना, बिल्कुल सिंपल सवाल था। तो ये तो आसान है, थोड़ा आसान टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है। और थोड़े टेढ़े भी बनाए जा सकते हैं इसी सवाल को, ठीक है। पर मैं अभी सिर्फ क्वेश्चंस को इतना ही टेढ़ा कर रहा हूं कि जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा बेहतर समझो इंस्टीड ऑफ कैलकुलेशन में फंसने के, ठीक है। तो सबसे पहली बात उसने बोली 63.63% वाली, मतलब 7/11 वाली, कि अगर नीदर वाले 11 है तो उससे 63.63%, यानी कि 7 कम बोथ वाले हैं, यानी कि 4। तो बोथ वाले 4 हैं, तो 4 यूनिट की वैल्यू 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11, 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 11, यानी कि 121 आ गई। तो 121 तो नीदर वाले हो गए, 44 बोथ वाले हो गए, तो बच कौन से गए? यही दोनों बच गए। तो टोटल 229 लोगों में से 121 भी घटा दिया, 44 भी घटा दिया, बच गए 64। तो 64 आएंगे ये दो तरह के लोग। अब उसके लिए इसने बोला कि ओनली हिंदी वाले जो है 3 गुना है ओनली इंग्लिश वालों से, मतलब अगर ये ए है तो ये 3A हो गई वैल्यू। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 64। 4A की वैल्यू आ गई 64, ए की वैल्यू आ गई 16, ए की वैल्यू 16 आ गई, तो ये आ गई वैल्यू 16, 16 थी 48, 48, खत्म। हमने इन दोनों का डिफरेंस बताना था, वो 32 आ जाएगा। एक और सवाल बढ़िया सा, ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है मेरे को। मैथ्स रीजनिंग, दो सब्जेक्ट्स का वेन डायग्राम है, लगाओ दिमाग लगाओ।
बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। समझते हैं क्या है इसके अंदर, देखिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि आरआरबी क्लर्क में ये 2 पेपर होते हैं, कुछ बच्चों ने अप्लाई किया जिसमें से 20% तो अपीयर ही नहीं किए। ठीक है, 20% तो अपीयर ही नहीं किए पेपर में, 80% अपीयर किए। कहते हैं जो लोग पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में वो 300% ज्यादा हैं। मतलब अगर फेल होने वाले, बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले जो लोग हैं वो एक्स हैं, तो एक्स से 300% ज्यादा, मतलब 3x ज्यादा, 4x वो लोग हैं जो दोनों में पास हुए हैं। मतलब इन दोनों में जो पास हुए हैं वो 4x लोग हैं। ठीक है, बहुत सही। कहते हैं इफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली मैथ्स में जो पास हुए हैं वो 93.75% है उन स्टूडेंट्स के जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, और जो ओनली रीजनिंग में पास हुए हैं वो 81.25% है उन स्टूडेंट्स के जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। ये आप जो नंबर्स देख रहे हो 93.6575% या फिर 81.25%, ये जाने पहचाने नंबर्स नहीं है। अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से नोटिस करो तो 93.75% क्या होता है? 100% में से 6.25% कम, यानी कि 1 में से 1/16 कम, यानी कि 15/16। और 81.25% क्या होता है? 100% में से 18.75% कम, 1 में से 3/16 कम, तो आप देखोगे तो ये आएगा 13/16। तो ये दो फ्रैक्शंस आई हैं हमारे सामने। तो अगर बोथ वाले हैं 16x, तो ओनली मैथ्स वाले हो गए 16x का 15/16। अगर बोथ वाले हैं 16x, तो ओनली रीजनिंग वाले कितने हो गए? 13/16 ऑफ 16x, यानी कि 13x। इतने हो गए। बढ़िया। और हम जानते हैं कि जो बोथ वाले हैं वो 4 गुना है किसके? नन वालों के। मतलब नन वाले कितने हो गए? 16x का 1/4 यानी कि 4x। अब सवाल क्या है? देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x पास्ड इन रीजनिंग? ठीक है, ये x हमने यहाँ पे x की जगह पे ना आप a ले लो चलो, क्योंकि हमने x ऑलरेडी यहाँ ले लिया। तो टोटल बच्चे कितने हैं? सबसे पहली बात, टोटल बच्चे हैं 15 + 16 31 + 13, यानी कि 44 + 4 यानी कि 48 बच्चे टोटल है। 48 बच्चे टोटल हैं। उन टोटल में से कितने रीजनिंग में पास हुए हैं? तो रीजनिंग में पास हुए हैं कितने? 29 रीजनिंग में पास हुए हैं। तो हमने बताना है कि 29 जो है वो 48 का कितना परसेंटेज है। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? देखो 29 को मैंने लिखा 24 + 5। ठीक है, इतना लिखा। इसको 100 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से अलग। सो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 50%। और ये कितना आ गया? 4 से काटोगे 12, 4 से काटोगे 25। ठीक है, तो उस हिसाब से 125/12 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, सो क्या आ गया? 12 का 1 गुना। कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे। 13/16। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है, गलती समझ में आ गई, मैंने मिस किया। उसने पूछा है कि एक्स में से कितने लोगों का हुआ है। ठीक है ठीक है, तो एक्चुअल में 20% लोग तो पेपर में बैठे ही नहीं थे ना। तो एक्चुअल में हमारे पास जो ये डेटा आया वो 80% आया। 80% मतलब 4/5। तो 4/5 ऑफ टोटल पीपल जो है वो 48 है। मतलब टोटल पीपल जो आए वो तो 60 आए ना। तो हमने बताना है कि 29 जो है 60 का कितना परसेंटेज है। अब ठीक है, अब हो जाएगा। तो इसको मैंने लिखा 30 - 1/60 ठीक है, तो इंटू 100 इसके साथ अलग किया, इंटू 100 इसके साथ अलग किया, तो ये आ गया 50%। और उसमें से कितना कम? उसमें से कम 5/3। 5/3 कितना होता है? 1.66%। सो यू विल गेट 48.33% एज योर आंसर, जो कि क्लास के बहुत कम बच्चे कर पाए। डी ऑप्शन 12% बच्चे कर पाए। एक बार मैं रिपीट करूंगा, पूरा सवाल एकदम क्लासिक क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लासिक पीस है कॉन्सेप्ट का। मान लो यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे इसकी फ्रैक्शन पता थी ये 13/16 है, मुझे इसकी फ्रैक्शन पता थी ये 15/16 है। तो उस हिसाब से मैंने बोथ वाले मान लिए 16x, या फिर आप मान लो 16 यूनिट्स। बोथ वाले मान लिए मैंने 16 यूनिट्स। तो उस हिसाब से मैथ्स वाले कितने हो गए? 15/16 यानी कि 15 यूनिट्स। और रीजनिंग वाले कितने हो गए? 13/16 यानी कि 13 यूनिट्स। ओके, फिर इसने ऊपर बोला था 300% ज्यादा।
300% ज्यादा मतलब 400% होता है, 4 गुना होता है, मतलब सीधा सीधा ये याद रखा करो कि मान लो अगर मैं मान लूं कि पी लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, ठीक है, हु फेल्ड इन, जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं वो पी लोग हैं, तो पी लोगों का 300% कितना होगा, 3p। तो पी में 3p ज्यादा मतलब 4p। तो 4p की वैल्यू अगर 16 है तो p की वैल्यू 4 नहीं हो गई। सो जो किसी में भी पास नहीं हुए वो आ गया 4 यूनिट, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने आ गए, अगर इन चारों वैल्यूज को मैं जोड़ दूं तो टोटल बच्चे आ गए 48 यूनिट्स। ये जो 48 यूनिट्स है ना, ये टोटल अप्लाइड लोगों का, फील्ड जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनका 80% ही है, क्योंकि 20% तो पेपर देने ही नहीं आए। तो टोटल लोगों का 80% कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टोटल लोग आ गए 60 यूनिट। अब 60 यूनिट में से सवाल है कि 60 यूनिट में से कितने प्रतिशत लोगों का रीजनिंग में पेपर हो गया है, तो 16 + 13 29 लोगों का। अगर वो ओनली रीजनिंग कहता, अगर वो ओनली रीजनिंग कहता तो हमारा अलग अप्रोच होता, ओनली रीजनिंग कहता तो मैं 13 लेता। इसने रीजनिंग बोला इसलिए 16 + 13 लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 - 1 60, 60 इंटू 100 कर दो इधर भी और इंटू 100 कर दो इधर भी। सो ये आ गया 50%। ये आ गया 5/3 डिवाइड करोगे तो आएगा 1.66। सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 48.33% एज आंसर, ठीक है, 48.33%। मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। सर सैटरडे और संडे को अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो आज मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। केशव ऐसे ही मजा भी आएगा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो अलग ही लेवल पे मजा आएगा। अब जाओ मत कहीं पे, बच्चे बाय बाय कर रहे हैं, भेजूं कि मान जाओगे यूं ही। ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। तो बहुत ही साधारण सवाल है। मान लो यहाँ पे बात हो रही है 25% एप्पल्स यहाँ पे खराब हो गए, तो मान लो 100x एप्पल्स थे, उसमें 25% खराब हो गए, तो बाकी बच गए 75x। 75x में से 24%, 24% क्या होता है, 4% का 6 गुना, तो 6/25, 6/25 यानी कि 18x p ले गया। और 40% यानी कि 30x वो q ले गया। और r कितने ले गया, 36%, मतलब 9/25, तो 27x ये ले गया। तो इस हिसाब से गए एप्पल्स तीनों के पास। बाद में इन्होंने देखा ले तो गए, बट रास्ते में जाते जाते ना खराब हो गए। इसके 10% एप्पल खराब हो गए और इसके 1/15
क्यू एंड आर नोट देयर 1/15 इसका डेसिमल में ही जाएगा है। ठीक है कोई नहीं, पी क्यू एंड आर। वही क्वेश्चंस का ना, इसमें कुछ उसी टाइप से गड़बड़ है। आफ्टर रीचिंग होम क्यू एंड आर ने देखा कि इतने इतने परसेंट एप्पल उनके खराब हो गए। उसके 3 यूनिट्स एप्पल खराब हो गए, तो इधर 27x रह गए, इधर 1/15 एप्पल खराब हो गए। 27 का 1/15 कितना होता है? 1.8x। इतने एप्पल खराब हो गए तो 25.2x रह गए। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.8x। कोई इसमें ना एरर है छोटा मोटा, बट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। मान लो अगर कुछ एरर नहीं होगा ना तो डायरेक्टली कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है छोटी मोटी, वो आप बाद में समझ जाओ। मेन कॉन्सेप्ट, मेन क्रक्स समझ गए आप क्वेश्चन का, क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन करना कैसे है मैंने बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, आप इसको एक बार थोड़ा, एक बार दोबारा, इसको मैं दोबारा करा दूंगा इसको करेक्ट करवा के। ठीक है, तो ये तो हो गए क्वेश्चन हमारे खत्म, और बस सेशन हम करते हैं ये वाला एंड। वैसे तो मैंने और भी क्वेश्चन मंगवाए हुए थे, बट हमारे यही हो गए सेटल, तो उन क्वेश्चंस को हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो हियर वी एंडेड द चैप्टर परसेंटेज। वो भी अच्छे से, मजा आया कि नहीं आया परसेंटेज चैप्टर में आपको, ये एक बार बता दो। परसेंटेज के सवाल चारों क्लासेस में मजा आया कि नहीं आया, ये बता दो सीधा सा। मजा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। कल से हम रेशियो शुरू करेंगे बच्चे। ठीक है, क्लास जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, जितनी बार रिवाइज करोगे। ठीक है, समझ गए? एक जितनी ज्यादा बार आप क्लास रिवाइज करोगे उतना मजा आएगा। थोड़ी और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे पहले आपका एक कोर्स आया हुआ था, अल्फा कोर्स। उसको सॉरी, इससे पहले आपका एक प्रैक्टिस वाला कोर्स था ना, दिशा कोर्स आई थिंक नाम था ना उसका। तो दिशा कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, करना चाहें तो। एक रिकॉर्डेड कोर्स है, दिशा कोर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मजा आ जाएगा। अभी आपको मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ चारों क्लासेस के क्वेश्चंस को लिख लिख के रिवाइज करो, और उसके बाद जीरो बुकलेट जो है, मैंने फ्री पीडीएफ जो दी हुई है, जीरो पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ का नाम है जीरो पीडीएफ, उससे आप परसेंटेज सॉल्व करो। बट अभी आप रिवीजन करो। जीरो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप में सर्च करना पड़ेगा @TG149। ठीक है, चलो बाय।